अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पास पेपर्स का। और इस टॉपिक में IAS 16 पूछा जा रहा है और स्पेसिफिकली IAS 16 का जो रीवैल्यूएशन मॉडल वाला एरिया है वो डिस्कस किया जा रहा है और उसकी डबल एंट्रीज बनानी है। अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट देखता हूँ तो वो बोलता है प्रिपेयर दी जर्नल एंट्रीज in the books of CL for the year ended 31st December 2024। हमें 31 दिसंबर 2024 की डबल एंट्रीज बनानी है। बहरहाल मैं थोड़ा सा सवाल को डिटेल में करने के लिए 2022 और 2023 यानी कि इस सवाल के जो रेलेवेंट पिछले ईयर्स हैं उसकी डबल एंट्रीज भी बनाना सिखा देता हूँ और बना लेता हूँ। सवाल में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains टू 4 सिमिलर machines acquired by Cotton Limited CL on 1st of January 2022 at a total cost of rupees 1000 million। तो जिस दिन आप मशीन्स परचेज करेंगे वो तारीख 1 जनवरी 2022 है। मशीन्स परचेज करेंगे तो मशीन्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक का अकाउंट, कैश का अकाउंट, रिसीव पेबल्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पर पहली एंट्री में रिफ्लेक्ट कर दी है। अगर आप पहली डबल एंट्री देखते हैं, मैं 2022 की भी एंट्रीज पास कर रहा हूँ। तो 1 जनवरी 2022 को मशीन का अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट 1000 मिलियन से। उसके बाद लिखा हुआ है CL अप्लाइज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स मशीन्स यूजिंग द नेट रिप्लेसमेंट मेथड। दो मेथड्स होते हैं, एक ग्रॉस और एक नेट रिप्लेसमेंट मेथड। दोनों को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर नेट रिप्लेसमेंट मेथड यूज हो रहा है और इस नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बड़ी कॉमन है। इसके बहुत सारे सवालात हम कर चुके हैं। ये कोई मुश्किल मेथड नहीं है। इसमें हम वही जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है रिवैल्यूएशन से पहले अपने प्लान की कॉस्ट में उसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में उसको नेट ऑफ करते हैं। CL transfers the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings on an annual basis। ये बात भी बड़ी कॉमन है कि कंपनी जो है वो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट होता है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से हर साल रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करती हैं। दो मॉडल्स अलग अलग अलाउड हैं। एक में ऐसा होता है कि आप मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करते हो और दूसरे में जब डिस्पोजल होता है तब आप ट्रांसफर कर रहे होते हो। IAS दोनों की इजाजत देता है। इन दोनों मॉडल्स को भी हम पिछले वीडियो लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। The revalued amounts of the machines as at 1st January 2023 and 2024 were determined as rupees 810 and rupees 896 million respectively। ये इनकी 8, 10 और 896 की जो हमारे पास revalued amounts है वो मौजूद है। CL depreciates its machines on the straight line method। कंपनी straight line method यूज करती है। याद रखिएगा कि straight line method में हर साल की depreciation जो है वो कॉस्ट पर अगर रेट दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है तो अप्लाई होती है। Over their estimated useful life of 10 years, there was no change in the useful life of the machines or the revaluation dates। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी आसान कर दी इन्होंने कि जो यूजफुल लाइफ है वो रिवैल्यूएशन वाले दिन चेंज नहीं हो रही है। बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें चेंज भी हो रहा होता है। On 31st of August 2024, one machine was sold for rupees 210 million। जिस दिन हम कोई मशीन बेचेंगे उस दिन हम उसकी डिस्पोजल की एंट्रीज तो पास करेंगे, लेकिन अगर उसका कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग्स में भी ट्रांसफर हो रहा होगा। अच्छा, हमने खरीदी टोटल 4 मशीन्स थी, ये याद रखिएगा, और 31 अगस्त 2024 को हमने सिर्फ एक मशीन बेची है। यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको वीडियो को एक बार पॉज कर और सवाल को 1 से 2 बार दोहरा लेना चाहिए, रिपीट कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ताकि जब मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ूँ तो आपके दिमाग में ये सवाल ऑलरेडी मौजूद हो, क्योंकि सोल्यूशन में बहुत सारी वीडियो वैल्यूज हैं वो सवाल से रेफर हो रही होंगी। आंसर की तरफ चलते हैं। 2022 में जब आपने मशीन खरीदी होंगी, ये एंट्री मैंने आपको बता दी। आप मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट करेंगे। 31 दिसंबर 2022 को जब आप डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो डेप्रिसिएशन 10 साल की जिंदगी अगर है तो आप 1000 को 10 से डिवाइड कर देंगे। कोई रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का जिक्र नहीं है। पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन जो बुक होगी वो होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 मिलियन से। और अगर 1000 की ये चीजें थी और 100 की अब इसकी डेप्रिसिएशन है तो 900 मिलियन की इसकी नेटबुक वैल्यू है इन मशीन्स की। पहली बार बुलेट नंबर 2 के हिसाब से रीवैल्यूएशन हो रही है 1 जनवरी 2023 को और हम मशीन्स को 810 मिलियन पे लेकर जा रहे हैं। जब आप रीवैल्यूएशन करेंगे तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसको निल कर और उसको मशीन के अकाउंट के बैलेंस से नेट ऑफ करेंगे।
तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट करना है और मशीन के अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब आपके पास मशीन का अकाउंट जो है वो 900 पर खड़ा हुआ है। पहली ट्रांजैक्शन में 1000 और इस वाली ट्रांजैक्शन में 100 का क्रेडिट, तो 900 का डेबिट बैलेंस है मशीन के अकाउंट में, और उस 900 को हमें 810 पे लेकर आना है। तो मैं रिवैल्यूएशन का लॉस बुक करूंगा। इस बात को समझे कि अभी नेट बुक वैल्यू जो है वो 1000 माइनस 100 यानी कि 900 पर है। 900 वाली चीज को रिवैल्यू कर कर मुझे 810 पे लेकर आना है, यानी कि 90 से उसकी वैल्यू मजीद डिक्रीज करनी है। तो पहले केस में यानी कि 1 जनवरी 2023 को जो हमारी रिवैल्यूएशन हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और मशीन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 31 दिसंबर 2023 वाले दिन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? अब आप 810 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपके जो मशीन का अमाउंट है, जो मशीन का अकाउंट है, उसमें मशीन की जो कैरिंग अमाउंट है वो 810 है, और आगे आने वाले 9 साल उसकी जिंदगी के बच गए। टोटल 10 साल थे, 1 साल हो चुका, तो 9 साल बच गए। तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। सर ये 810 रीवैल्यूड अमाउंट है, जी हाँ। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1000 का डेबिट था, फिर 100 का यहाँ पर क्रेडिट हुआ मशीन का अकाउंट, तो 900 हो गया, और फिर 90 का मजीद क्रेडिट हुआ तो 810 हो गया। अब यहाँ तक जो भी एंट्रीज मैंने पास करी हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं थी, ये आपको रिक्वायर्ड नहीं थी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये पास कर दी। हो सकता है कि आप वर्किंग नोट्स में इसको पास कर रहे हो, ताकि आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कि भाई हमने मशीन किस दिन खरीदी थी और उसके बाद क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। पहले तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर कर दोबारा से एक बार सवाल को रीड कर लें और 2022 और 23 की डबल एंट्रीज देख लें, ताकि आपको एक फ्लो और एक सीक्वेंस पता चल जाए कि 22 और 23 वाले साल में क्या हुआ था और क्या किस चीज की वैल्यू थी। अब आ जाते हैं 2024 वाले दिन। जब हम 2024 वाले दिन आएंगे, तो 2024 वाले दिन जिस दिन आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो, जिस दिन आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो, उस दिन आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट और मशीन के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस जो है उसको निल कर दोगे। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 90 का बैलेंस था सिर्फ और सिर्फ, उसको हमने डेबिट किया और साथ में मशीन के अकाउंट को क्रेडिट किया, यानी कि अब मशीन का अकाउंट जो है वो 810 माइनस 90 यानी कि 720 पर चला गया है। ठीक है जी। देखिए आपके पास मशीन का अकाउंट 810 पर था और 810 में से मजीद 90 माइनस हुए, तो ये बच गए 720। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर हम पिछले सालों की एंट्रीज पास नहीं करेंगे तो हमें ये अमाउंट पता कैसे चलेगी? हमें ये अमाउंट पता कैसे चलेगी? इसीलिए मैं एक सजेशन तो ये दूंगा कि आप 2022 और 23 की डबल एंट्रीज रफ अकाउंट में पास कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको ऐसे पता चल सकती है कि जब आपने 810 की रिवैल्यूएशन करी तो अब डेप्रिसिएशन इसी पर चार्ज हुई होगी, 810 के हिसाब से चल रही होगी, और 9 साल जिंदगी बच गई थी। तो अगर आप यहां से डायरेक्टली अपना आंसर स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आप 810 डिवाइडेड बाई 9 से ये आंसर निकाल सकेंगे। बहरहाल अब क्या होगा सर? अब आप मशीन जो है उसकी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और कहाँ तक इसको लेकर जाना है? अब मुझे इसको 896 पर लेकर जाना है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को मैं मशीन को रिवैल्यू कर कर 896 पर लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, अब मेरी मशीन का अमाउंट है कहाँ पर? मेरी मशीन का अमाउंट है कहाँ पर? मैं जरा यहाँ पर आप लोगों को एक वर्किंग कर कर भी दिखा दूँ। पिछली रिवैल्यूएशन के वक्त 810 मशीन के अकाउंट का बैलेंस था। 90 रुपीज की 1 जनवरी 2024 वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन के अकाउंट को क्रेडिट करने वाली एंट्री जब पास हुई, तो कैरिंग अमाउंट या नेटबुक वैल्यू 720 पर आ गई। या इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पहले मशीन 1000 से डेबिट हुआ था, फिर मशीन का अकाउंट 100 से एक बार क्रेडिट हुआ था, फिर मशीन का अकाउंट 90 से एक बार क्रेडिट हुआ था, फिर मशीन का अकाउंट 90 से एक और बार क्रेडिट हुआ, तो वो 720 पर आ गया। ये इसकी करंट कैरिंग अमाउंट है। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो है 896। तो कितने से वैल्यू को इंक्रीज करना है? 176 से इस वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है जी। ये एक और तरीका है, और यही तरीका मैंने जो है वो अपनी शीट में फॉर्मूले में भी लिंक किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये जो 176 कैलकुलेट किया है, ये इस तरह से कैलकुलेट किया है कि 896 पर एक चीज की वैल्यू लेकर जानी है, माइनस अभी जो उसकी वैल्यू है। और अभी उसकी वैल्यू क्या है? 810 माइनस 90। 810 प्रीवियस रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू, और एक बार का डेप्रिसिएशन का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट निल करने के लिए हमने एंट्री पास करी है,
जिसमें हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन का अकाउंट क्रेडिट किया है वो। तो 720 को 896 से कंपेयर किया, 176 से मशीन का अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा सर, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा या पीएनएल? हमें आईएस ये बताते हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने एक्सपेंस बुक किया हुआ है उसको रिवर्स किया जाएगा। अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन पिछली की थी डाउनवर्ड और उसका कोई लॉस था तो उसको रिवर्स किया जाएगा, और फिर भी कोई अमाउंट अगर होगा तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा होगा। तो सर हमने रीवैल्यूएशन की वजह से 90 का लॉस बुक किया था, लेकिन आप 80 का रिवर्सल क्यों कर रहे हो? अब देखें, जब हमने 90 का लॉस बुक किया था तो हम अपने इस स्पेसिफिक एसेट की नेट बुक वैल्यू को 90 रुपए से कम कर रहे थे। जब हमने उसकी वैल्यू को 90 रुपए से कम करा तो हमने यहां तो लॉस बुक करा, लेकिन उसकी वजह से एक और इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर गया, और वो ये कि उसकी डेप्रीसिएशन कम बुक होने लगी। अगर कभी भी इस प्लांट की रीवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो इसकी सालाना डेप्रिसिएशन 100 होती। 1000 डिवाइडेड बाय 10, 100। लेकिन क्योंकि यहां पर हमने इसकी रीवैल्यूएशन करी थी, क्योंकि हमने यहां पर इसकी रीवैल्यूएशन करी थी, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम बुक हुआ है। जहां पर ये 1000 डिवाइडेड बाई 10 या 900 डिवाइडेड बाई 9 होना चाहिए था, वहां पर ये 810 डिवाइडेड बाई 9 बार। यानी कि जब हम डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करते हैं तो हम डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन का नुकसान तो रिकॉर्ड करते हैं, मगर उसकी वजह से क्योंकि एसेट की कैरिंग अमाउंट इन इटसेल्फ खुद ही कम हो जाती है, तो आने वाले सालों की डेप्रिसिएशन कम बुक हो रही होती है। देखिए यहां पर आपने जो एक और यहां पर वर्किंग करके दिखा दूं, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन मॉडल चला रहे हो, आपने पहले साल 100 रुपए की डेप्रिसिएशन बुक करी है, ये ईयर 1 है। लेकिन ईयर नंबर 2 में आपने डेप्रिसिएशन क्या बुक करी है? ईयर नंबर 2 में आपने 90 की डेप्रिसिएशन बुक करी है, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन मॉडल पर हो। अगर मैं कॉस्ट मॉडल पर होता तो पहले साल भी, अगर मैं कॉस्ट मॉडल पर होता तो पहले साल भी 100 की डेप्रिसिएशन बुक होती और दूसरे साल भी 100 रुपए की डेप्रिसिएशन बुक होती। इसका मतलब ये हो गया कि रीवैल्यूएशन मॉडल पर एसेट जब मैंने डाउनवर्ड रीवैल्यू किया तो उसका लॉस तो बुक करा, ठीक है, मगर उसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। तो आपने यहां पर जो डेप्रिसिएशन बुक करी थी ये 810 डिवाइडेड बाय 9 करी थी, रादर देन कि आप 900 डिवाइडेड बाय 9 या 1000 डिवाइडेड बाय 10 से बुक करते। तो जब आप रिवर्सल करोगे आप उतना ही रिवर्सल करोगे जितना नेट ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट बनता है। इसका मतलब ये है कि देखें, रीवैल्यूएशन करने की वजह से क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रीवैल्यूएशन करने की वजह से क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रीवैल्यूएशन की वजह से 90 का लॉस बुक किया। अलबत्ता ऑन द अदर हैंड मुझे 10 रुपए का डेप्रिसिएशन का फायदा भी हुआ। अब डेप्रिसिएशन कम बुक हो रही थी 10 रुपए के हिसाब से, तो नेट जो इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रीवैल्यूएशन की वजह से पड़ा वो 90 रुपए नहीं था, वो नेट इम्पैक्ट 80 रुपए था। इस बात को जरा समझिएगा कि जो नेट इम्पैक्ट है जब हम किसी एसेट की डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उसकी रीवैल्यूएशन की वजह से आने वाला डिक्रीज नहीं होता, बल्कि ऑन द अदर हैंड डेप्रिसिएशन का रिड्यूस हो जाना भी होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवरऑल बेसिस पर जो इस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया है वो 80 गया है, वो 90 रुपए नहीं गया। आइए समय ये कहता है कि ये जो नेट इम्पैक्ट है इसको तुम पीएनएल से रिवर्स कर सकते हो, यानी कि पीएनएल में तुमने 90 80 रुपए का जो एक्सपेंस ज्यादा बुक करा था डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, वो आप यहाँ पर रिवर्स करोगे और बाकी अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगी। तो 176 से एसेट की वैल्यू बढ़ानी थी, 80 रुपए रिवर्स हुए पीएनएल में। ये वो वाला अमाउंट है जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से मेरे पीएनएल को इम्पैक्ट कर रहा था, और बाकी अगर कोई अमाउंट है तो वो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में बुक कर दोगे। तो इस तरह से ये वाली एंट्री हमारी पास हो गई। फिर सवाल के हिसाब से 31 अगस्त 2024 वाले दिन एक मशीन ऐसी है जो मैं बेच रहा हूं। 31 अगस्त 2024 वाले दिन एक मशीन ऐसी है जो मैं बेच रहा हूं। जब मैं कोई मशीन बेचूंगा तो उसकी नेट बुक वैल्यू को उसकी प्रोसीड से कंपेयर करूंगा, और उस दिन जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन की मैं उसकी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो जो एसेट मैंने बेचा है, जो एसेट अब मेरे एसेट्स, अच्छा इसके बाद मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या है?
इसके बाद मेरे एसेट्स 896 की वैल्यू पर मेजर्ड है। इसके बाद मेरे 4 मशीन के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 896 है। यानी कि एक मशीन की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं एक ही मशीन बेच रहा हूं ना, तो मैं देख रहा हूं एक मशीन की वैल्यू क्या है। एक मशीन की वैल्यू जो है वो 224 है। 31 अगस्त तक एक मशीन बेच दी। जो एक मशीन बेची उसकी 31 अगस्त तक की 31 अगस्त तक की 31 अगस्त तक की डेप्रिसिएशन बुक करता है। 896 डिवाइडेड बाई 4। जो एसेट बेचा उसकी कैरिंग अमाउंट आ गई 896। 4 चीजों की कैरिंग अमाउंट है, 4 से डिवाइड किया, एक की कैरिंग अमाउंट आ गई डिवाइडेड बाई 8। डिवाइडेड बाई 8 इसलिए क्योंकि अब 2024 में 8 साल की जिंदगी बच चुकी है। 2022 2023 चला गया, टोटल जिंदगी 10 साल थी, 10 में से 2 साल चले गए, अब 8 साल की जिंदगी है। तो 896 डिवाइडेड बाई 4 क्या देता है? 896 डिवाइडेड बाई 4 एक मशीन की कैरिंग अमाउंट देता है। जब हम एक मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें, जब हम एक मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2 साल गुजर चुके हैं, 8 साल बाकी हैं, तो बची हुई वैल्यू डिवाइडेड बाय बचे हुए साल, 28 की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी तो सोचो कि अगस्त तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है। तो हम इसको 8/12 से 8 महीनों की डेप्रिसिएशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। यही चीज यहां पर भी हो रही है। 896 डिवाइडेड बाई 4 एक मशीन की वैल्यू, डिवाइडेड बाई 8 सालाना डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाइड बाई 8/12 31 अगस्त 2024 तक की डेप्रिसिएशन बुक करने के लिए। फिर जब हमने ये एसेट बेचा तो हमने 210 में बेचा है। 210 रुपए, 210 मिलियन रुपए हमें मिले होंगे। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है बैंक डेबिट होगा। और जब हम कोई एसेट बेचते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी तमाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से निकाल लेते हैं। अब इस स्पेसिफिक एसेट के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 18.67 की ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, जो अभी हमने कैलकुलेट करी। सर लेकिन ये एसेट तो 2022 और 23 में खरीदा था। देखो जिस दिन, गौर से सुनो, जिस दिन हम एसेट की रिवैल्यूएशन करते हैं, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट कर कर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को निल कर देते हैं। तो हमने जब 2024 की 1 जनवरी को इस मशीन की रिवैल्यूएशन करी होगी, इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट को निल करा हुआ होगा, और उसमें फिर ये 18.67 वाला बैलेंस आया होगा। इस मशीन की कैरिंग अमाउंट 224 है, वो हमने यहाँ लिख दी। और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आता है। वो इस तरह से कि मुझे 210 मिले हैं। मैं यहाँ पर भी वर्किंग कर देता हूँ। मुझे पैसे कितने मिले हैं? मुझे 210 मिले हैं। और मैंने जो एसेट दिया है उसकी नेट बुक वैल्यू, मैंने जो एसेट दिया है उसकी नेट बुक वैल्यू क्या बनती है? उसकी ये मशीन के अकाउंट की वैल्यू और उसकी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि उसकी नेट बुक वैल्यू 205.33 बनती है। इसका मतलब मुझे जो गेन और डिस्पोजल है वो 4.67 का है। अगर बैंक में आने वाली प्रोसीड्स नेट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो गेन और डिस्पोजल है। उसके बाद सवाल में एक और बात लिखी हुई थी, और वो था बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ कि सीएल ट्रांसफर्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है जी। अच्छा, एनुअल बेसिस पर हम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो जब हमने ये वाला एसेट बेचा, गौर से सुने, जब हमने ये वाला एसेट बेचा तो इस एसेट पर हमने जो रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में अमाउंट ट्रांसफर करना है वो कैसे आएगा? वो है 2 रुपए, लेकिन वो आएगा कैसे? 96 का रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया। ये 96 का रिवैल्यूएशन सरप्लस 4 व्हीकल्स का है। अभी मैंने जो 31 अगस्त को व्हीकल बेची है उसकी बात कर रहा हूं, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। मेरे पास एक व्हीकल का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। जब एक व्हीकल का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया तो उसको 8 से डिवाइड किया। मेरे पास 1 साल का वो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, जो मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना चाहिए। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी मैक्सिमम अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर रही होती है। तो 96 को 4 से डिवाइड किया एक मशीन के रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए, उसको 8 से डिवाइड किया, तो मुझे एनुअल अमाउंट पता चल गई कि हर साल कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी। लेकिन अभी 31 अगस्त को डिस्पोजल हुआ है, तो 31 अगस्त के लिए मैंने 8/12 से फर्दर मल्टीप्लाई किया, ताकि 8 महीने बाद जब मैंने ये एसेट बेचा है तो उसकी जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बुक हुई है वो मैं अपने पास रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट 96 की थी, सिर्फ और सिर्फ वो 96 की जो रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट थी,
उसमें से एक पोर्शन हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन वाली जो वैल्यू बनती है वो होती है। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक वर्किंग करना चाहूंगा, अगर वो फौरन से हो जाती है तो आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अब एक और चीज, एक तो तरीका ये है कि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट लिया, चार से इसलिए डिवाइड किया इस सवाल में क्योंकि स्पेसिफिकली चार मशीन थी, हमें एक मशीन की बात कर रहे हैं। 8 से डिवाइड किया, 8 साल की जिंदगी रह गई है, और फिर 8/12 से मल्टीप्लाई कर इसको हम रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स पे ले गए। गौर से सुनिएगा एक और बार। अगर ये मशीन रीवैल्यू नहीं हुई होती, अगर ये मशीन रीवैल्यू नहीं हुई होती, तो इसकी सालाना डेप्रिसिएशन क्या होती? सर, 1000 की थी चार मशीन्स, 1000 की थी कितनी मशीन्स? 1000 की थी चार मशीन्स। इसका मतलब एक मशीन कितने की थी? 250। एक मशीन की जिंदगी कितनी थी? एक मशीन की जिंदगी थी 10 साल। 1000 को चार से डिवाइड किया एक मशीन की कॉस्ट के लिए, 250 आ गई। 250 को 10 से डिवाइड किया एक साल की डेप्रिसिएशन के लिए, और 8/12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 महीनों की डेप्रिसिएशन के लिए, जनवरी से अगस्त। कितना बना? 16.6667। ठीक है जी। 1000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। अच्छा जी, ये वो डेप्रिसिएशन आ रही है। ये एक मिनट, इधर मैंने इसको ब्रैकेट में डालना है। हम्म 1000 को डिवाइड कर देते हैं चार से, 1000 को डिवाइड किया चार से, तो एक व्हीकल की कॉस्ट आ गई। इसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो एक साल की, एक मिनट, 1000 रुपए में कितनी व्हीकल्स परचेज करी थी? बिल्कुल, हमने चार व्हीकल्स ही परचेज करी थी एट अ कॉस्ट ऑफ 1000। हमने चार व्हीकल्स परचेज करी थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक साल की, ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, हमने जो व्हीकल बेची है, हमने जो व्हीकल बेची है, मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन ठीक बुक करी है। हाँ, डेप्रिसिएशन तो ठीक बुक करी है। चलिए, ये मेथड मैं आप लोगों के साथ जो है वो 8/12। देखें, 1000 की चार मशीन है, एक मशीन की वैल्यू 250 बनी। एक मशीन की जिंदगी 10 साल है, तो 250 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 25 मिलियन की डेप्रिसिएशन एक साल की बनी। 8 महीने की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसको 8/12 से मल्टीप्लाई किया। ये 16.67 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 16.67 रिप्रेजेंट कर रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन इफ देयर वॉज नो रिवैल्यूएशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं होते, अगर तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं होते, तो एक मशीन की 8 महीने की डेप्रिसिएशन 16.67 बुक करते। 1000 की चार मशीन थी, तो एक मशीन 250 को ही, 250 को 10 से डिवाइड किया, एक साल की डेप्रिसिएशन आई। 8/12 से मल्टीप्लाई किया, 8 महीने की डेप्रिसिएशन आई। अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं होते, अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं होते, तो एक साल की 8 महीनों की डेप्रिसिएशन 16.67 बनती। लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन एज पर रिवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, तो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन क्या बुक करी है? सॉरी, एनुअल कह रहा हूं, इसको एनुअल ना करें। डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ्स, 8 महीनों की है ना। क्योंकि अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं करता, तो मेरी इस मशीन की 8 महीनों की डेप्रिसिएशन 16.67 होती। लेकिन क्योंकि मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ्स एज पर रिवैल्यूएशन मॉडल जो बन रही है, कितनी बन रही है? 18.67। तो इन दोनों का डिफरेंस से भी आपके पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ सकता है, जो कि 2 रुपए ही बन रहा है, जो कि इससे मैच कर रहा है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक ये तरीका भी है, लोग ये भी यूज करते हैं कि वो कैलकुलेट करें वो डेप्रिसिएशन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं होता, फिर वो डेप्रिसिएशन क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है।
और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अदरवाइज आप ये वाला तरीका यूज कर लें। बहरहाल ये 2 रुपए हमने क्यों ट्रांसफर करे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि कंपनी मैक्सिमम अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करती है बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो ये वाला अमाउंट ट्रांसफर हो गया। अब इसी दिन हमने ये एसेट बेच भी दिया। जब आप एसेट बेचते हो तो उसका जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो भी रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है। अब सर ये 22 कैसे आया, गौर से सुनिएगा। हमने 96 का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया था। 96 का रिवैल्यूएशन सरप्लस कितनी गाड़ियों का, कितनी मशीन्स का था, 4 का, तो एक का कितना हुआ, 24। 24 में से हम दो ऑलरेडी 24 में से दो हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में लेकर जा चुके हैं। तो इस स्पेसिफिक मशीन का 22 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी भी जो है वो हमारे पास बाकी है। 96 के 4 हिस्से किए, एक व्हीकल का रिवैल्यूएशन सरप्लस टोटल आ गया 24। 24 में से दो तो हम अभी अभी पास कर चुके हैं ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम पर। तो बाकी अब ट्रांसफर होगा जब वो व्हीकल बिकेगी। तो इसका मतलब सर 2 बार ट्रांसफर होता है, हाँ। अगर कंपनी वो वाला मॉडल यूज कर रही है जिसमें सवाल में लिखा हुआ कि कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करती है, तो कंपनी जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हर साल किसी भी पर्टिकुलर एसेट पर बुक कर रही होती है वो अमाउंट भी रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ले जाती है। यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। और जब एसेट बेचते हैं तो तब उस पॉइंट पर अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस बाकी होता है वो भी रिटेन अर्निंग्स में चला जाता है। इसके बरक्स इसके अगेंस्ट एक और मॉडल होता है जिसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट ट्रांसफर ना करी जाए, बल्कि जब एसेट बेचा जाए सिर्फ और सिर्फ तब ट्रांसफर हो। ठीक है जी। चले जी आगे बढ़ते हैं। फिर 31 दिसंबर वाला दिन आया, दूसरे व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन बुक करेंगे। कैसे बुक करी है, 896 के किए 4 हिस्से। सर 896 क्या है, 896 चारों व्हीकल्स की कैरिंग अमाउंट है, उसके 4 हिस्से किए। फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 व्हीकल्स, क्योंकि टोटल 4 व्हीकल थी, एक की तो अकाउंटिंग ऊपर अलग कर ली है ना। तो 3 व्हीकल्स की नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट ढूंढने के लिए 896 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया। जो आंसर है उसको 8 से डिवाइड कर दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का है, रेजिडुअल वैल्यू कोई है नहीं, और जो यूजफुल लाइफ बची होगी वो 8 साल बची होगी, तो 8 से डिवाइड कर कर 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। यही वैल्यू यहां पर भी आ गई। और फिर सर ये 9 कैसे आया, अगेन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली कहानी। 96 4 मशीन्स की रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू है, 4 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्योंकि एक मशीन की तो ट्रीटमेंट ऊपर करते हुए आ रहे हैं, तो बाकी 3 मशीन की वैल्यू आ गई और उसको 8 से डिवाइड कर दिया। सर क्या इस पे भी ये लंबा वाला मेथड अप्लाई हो सकता था, जी हाँ। एनुअल डेप्रिसिएशन इफ देयर वाज नो रिवैल्यूएशन। अगर अगर रिवैल्यूएशन नहीं होती तो डेप्रिसिएशन क्या होती, अगर रिवैल्यूएशन नहीं होती तो 1000 के 4 एसेट्स हैं, एक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो अलग से कर रहा हूं, तो 3 की वैल्यू हो गई 750। 4 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें। एक साल की डेप्रिसिएशन के लिए, एक साल की डेप्रिसिएशन से के लिए 10 से डिवाइड कर दें, 1000 रुपए कॉस्ट है। अगर रिवैल्यूएशन कभी नहीं हुई होती तो एसेट को यानी कि 1000 की कॉस्ट को 10 हिस्से किए होते। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का 10 साल की जिंदगी, तो एक साल की डेप्रिसिएशन आई होती 75। एनुअल डेप्रिसिएशन इफ एज पर रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से एनुअल डेप्रिसिएशन क्या बन रही है, रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से 896 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, ये 3 मशीन्स की वैल्यू आई, डिवाइडेड बाय 8, 84 बन रही है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये आ गई आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट। जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, उसी से हम रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री पास कर रहे होते हैं। सर एक्चुअली इसकी लॉजिक क्या होती है, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें। देखिए मेरी बात सुने, आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस करने से यानी कि उसकी एसेट की वैल्यू को बढ़ाने से फायदा हुआ है, लेकिन ओवरऑल रिटेन अर्निंग्स में इंपैक्ट क्या जा रहा है, यहां पर आप 75 के बजाय 84 की डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हो। अब इस एसेट को 1 साल गुजर गया, उसकी 1 साल की जिंदगी गुजर चुकी, तो आप क्या करते हो, इस इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। अगर तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड ना होती तो डेप्रिसिएशन कितनी होती, 75। इसका मतलब अगर नो नो रिवैल्यूएशन होती, नो रिवैल्यूएशन वाला केस होता, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता वो 75 होता। क्योंकि मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं तो मेरा डेप्रिसिएशन का जो इंपैक्ट आ रहा है वो रादर देन 75 आए 84 आ रहा है।
क्योंकि रिवैल्यूएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू को बढ़ाता है, लाइफ उतनी ही है तो वैल्यू उसी लाइफ पर स्प्रेड होगी, और अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो डिप्रिसिएशन ज्यादा होगी। इवेंचुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ जाता है, रिटेन अर्निंग्स में। अब उसका 84 का नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्रिएट कर ली, 9 की 9 का गेन रियलाइज कर लिया, नेट इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग्स पर 75 पर ही ले गए। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से ना सिर्फ ये सवाल बल्कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिफ्रेश हुए होंगे। इसी सवाल की इसी वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, कम से कम 2 से 3 बार देखें। ये छोटी छोटी मामूली सी जो बातें होती हैं, ये रिकॉल करने से, रिवाइज करने से बेहतर हो जाती हैं। खासतौर पर मैंने यहाँ पर एक और काम किया कि सिर्फ 2024 नहीं बल्कि 2022 और 23 की भी एंट्रीज पास करी, और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी मजीद डिस्कस करी। अच्छा सवाल था, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए बल्कि आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो आप भूल चुके हो और दोबारा से यहाँ पर देखने से याद आई हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।